तेरे भाई की शादी है, पड़ोसियों की थोड़ी है जो तू इतने गंदे कपड़े पहन के आ गई। कुछ ढंग का नहीं मिला क्या तुझे? माँ, अब जैसे कपड़े मुझे पसंद होंगे वैसे ही तो पहनूंगी ना। क्या तुम भी जब देखो मुझे टोकती रहती हो? माँ रहने दो, इसे कुछ कहना बेकार है। अरे इसे हमेशा हम समझाते हैं, लेकिन हमेशा ये क्या करती है, हमारी बेइज्जती करवाती है। ये फिर से वही कर रही है माँ, इसकी आदत हो चुकी है। छोड़ दो इसे, जो करे करने दो। हिमांशी, जिसको ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था, अब इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने भाई की शादी में भी उसने पुराने कपड़े ही पहने हुए थे। अपने परिवार वालों के लाख कहने के बाद भी वो ठीक से तैयार होकर नहीं आई। खैर, ये सब कुछ अब जल्द ही बदलने वाला था। पूरे विधि विधान से अमित और सरला की शादी हो गई थी। गायत्री अपने बेटे अमित और बहू सरला का गृह प्रवेश करवाती है और अपनी बेटी हिमांशी को बुलाकर बोलती है, अरे अब तो बहू भी आ गई है, अब तो ढंग से तैयार हो जा। अब भी क्या तू ऐसे ही घूमती रहेगी? क्या है यार, जब देखो आप लोग मेरे तैयार होने के पीछे ही पड़े रहते हो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं तैयार नहीं होंगी तो क्या शादी की रस्में नहीं होंगी? वैसे भी मेरे पास कपड़े नहीं है जो मैं पहन के आऊँ। माँ रहने दो इसे, एक नंबर की फटीचर है। इसको ऐसा ही रहना ना अच्छा लगता है। हमेशा बस हमारी बेइज्जती करवाने के काम करती है। अरे लोग भी क्या सोचते होंगे इसे देखकर कि हमारे घर में ना एक भिखारन या फिर एक नौकरानी रहती है। कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े ले लो, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ले लो। अरे नहीं बहू, इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये शुरू से ऐसे ही रहती है। माँ जी, लेकिन हमारे पास तो सब है ना, हिमांशी को कोई कमी नहीं है, तो क्यों ये ऐसे रहती हैं? वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है इन्हें अपने कपड़े देने में, तो आप मेरे से ले सकती हो। अरे तुम इन सब में मत पड़ो, तुम थक गई होगी, चल के आराम करो। और इसको छोड़ो, इसका तो रोज का हो गया है, ये हमेशा ऐसे ही करती है। और कभी टाइम मिलेगा ना तब बात करेंगे इसके बारे में। अरे हाँ, टाइम से याद आया, जाके आराम कर लो, वरना अगर मेहमान आ गए ना तो आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बहू, अमित ठीक ही बोल रहा है, तुम जाकर ना आराम कर लो। जब मेहमान आएंगे तो मैं तुम्हें खुद नीचे बुला लूंगी। ठीक है माँ जी, अगर कोई काम हो तो मुझे याद करिएगा, या मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। सरला को हिमांशी का ऐसे आना अजीब तो लगता है, लेकिन वो अभी नई नई घर में आई थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम के फंक्शन में भी सभी लोग तैयार होकर आए हुए होते हैं और वहाँ भी हिमांशी ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती है। हिमांशी, क्या सच में तुम्हें तैयार नहीं होना है? अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। नहीं, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर हिमांशी वहाँ से चली जाती है और फंक्शन में आए लोगों से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब फंक्शन खत्म होता है तो सभी अपने घर चले जाते हैं। तो सरला हिमांशी से बोलती है, हिमांशी, तुम्हें अपना ख्याल नहीं आया तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख सकती थी ना तुम। क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की? तुम तो लगती भी नहीं हो कि तुम इस घर की बेटी हो। पता नहीं लोग क्या क्या बातें बना रहे थे। आप नई आई हो, आपको कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे अच्छे से पता है सब, और जिसे जो बात करनी है ना करने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ सच में कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं पता, तभी ऐसे आई हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी ये बोल नहीं सकता कि तुम इस घर की बेटी हो। इस घर की बेटी नहीं लग रही हूँ तो क्या लग रही हूँ मैं? इस घर की नौकरानी ही लग रही हो, जिसको बस हमारी बेइज्जती ही करवानी आती है। और तुम्हें ऐसे देखकर लोग हमें क्या ही बोलेंगे। तो आपको क्या है, आप तो इस घर की बहू रानी हो ना, तो खुद पर ध्यान दो ना। मुझ पर ध्यान देने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी भी हूँ ना बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे बात क्यों करती हो सभी से। सभी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं ना, फिर भी तुम हमेशा ऐसे दिखाती हो जैसे सब लोग जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हिमांशी सरला की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। सरला अब अक्सर ही उसे टोका करती कि उसे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा खुद पर ध्यान देगी, सजरेगी सवरेगी तो अच्छी लगेगी। लेकिन हिमांशी ने आज तक किसी की बात नहीं मानी, तो भला अब कैसे मानती। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, गायत्री दोनों को बुलाकर कहती है, सरला बहू, हिमांशु को अपने साथ लेकर जाओ और अपने लिए कपड़े खरीद लाओ। कपड़े किस लिए माँ जी, कहीं जाना है क्या? अरे मैं तो बताना ही भूल गई थी, दूर के रिश्तेदार की शादी है तो हमें वहीं जाना है, तो तुम दोनों जाकर अच्छे अच्छे कपड़े ले लो। अरे फिर से मेरे पीछे पड़ गई। अरे मुझे नहीं चाहिए कपड़े, मेरे पास जो है मैं वही पहन लूंगी, मुझे पैसे बर्बाद करने नहीं आते। अरे मेरी गरीब नंद, आपके जो कपड़े हैं ना वो कपड़े तो अब गरीबों में भी रखने लायक नहीं रह गए हैं,
और आप वो शादी में पहन कर जाने की बोल रही हैं। आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ तो क्या हो गया, मुझे नहीं चाहिए कपड़े। और वैसे भी आने वाला वक्त बहुत महंगाई का आने वाला है, तो आप सब भी ना पैसे बचाने के बारे में सोचिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि हर पार्टी फंक्शन में नए कपड़े लाएं? अरे अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी ना अपने कपड़े रिपीट करने लगते हैं। अब आलिया भट्ट को ही देख लो, अपनी शादी की साड़ी को उसने रिपीट किया है। उन्हें तो सारी दुनिया देखती है, वो फिर भी रिपीट कपड़े पहनती है। और हमें तो हमेशा ही 150 लोग के बीच में ही जाना होता है, हम फिर भी नए कपड़े पहनते हैं। अब भगवान ने हमें किसी चीज की कमी नहीं दी है, लेकिन आप फिर भी ऐसे घूमती हो जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। लोग भी हमें आपकी तरह गरीब सोचते होंगे, जबकि हमारा ससुराल तो इतना अमीर है। आपका ससुराल अमीर है तो क्या आप गरीब करके मानोगी इसे? नहीं, मैं अपनी गरीब नंद को अमीर करके मानूंगी। अरे तुम दोनों क्या शुरू हो गई हो? एक तो इतना लेट हो रहा है और तुम्हारे यहाँ पे अलग ही चल रहा है। एक काम कर, बहू तू घर का काम कर ले और हिमांशी तू जाकर ना कपड़े लेकर आ जा। दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन निकलना कब है? आज शाम को ही निकलना है, तभी तो कह रही हूँ कि जल्दी कर लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हिमांशी सबके लिए कपड़े लेने चली जाती है और सरला घर का काम करने लग जाती है। दोनों अपना अपना काम कर लेती हैं। हिमांशी सबके लिए शॉपिंग करके वापस आती है, सारे कपड़े सरला को दिखाती है तो वो अपनी सास को बुलाकर बोलती है, हिमांशी, माना कि तुम्हारी सोच तुम्हारी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी नंद, जब पैसे खर्च ही कर रही हैं तो ठीक से कर लीजिए ना। रोज रोज तो कपड़े खरीदे नहीं जाते हैं ना। ये कैसे कपड़े लेकर आई हैं आप इतने गंदे से? इतनी महंगाई हो रही थी, आपके कपड़े ही मैं सबसे ज्यादा महंगे लाई हूँ। 1500 का तो बस आपके लिए है और सबके लिए तो मैं 1000 से भी कम के लाई हूँ। क्या इतना सस्ता काम दिया था? और ये भी देख लो क्या कर दिया। मैं नहीं जा रही अब शादी में, हिमांशी को ही लेकर जाओ आप। माँ, आप भाभी को बोलती क्यों नहीं हो कि ससुराल भले ही अमीर मिला हो इन्हें, लेकिन इनकी ननद अमीर नहीं है। मैं तो अपने हिसाब से ही लाऊंगी ना, जितनी मेरी हैसियत है। और वैसे भी मैं तो भैया से पैसे लेती ही नहीं हूँ, अपनी जॉब से अपना खर्चा निकालती हूँ। बहुत तो गुस्सा मत कर, एक काम कर, अलमारी में पैसे रखे हैं वो ले ले और तेरे को जो चाहिए वो जाकर ले आ। इसको भेजकर तो मैंने गलती कर दी है। मैं दिल से चाहती हूँ कि हिमांशी ये आदत बदल ले, लेकिन पता नहीं ये किस पर गई है। ना किसी की सुनती है और ना ही समझती है। अब जाओ वरना दुकान बंद हो जाएंगी सारी। जाना ही पड़ेगा। सरला अपनी पसंद के कपड़े लेकर आ जाती है और शादी में तैयार होकर सभी जाते हैं, सिवाय हिमांशी के। शादी में जाकर सभी खूब मजे करते हैं और थक हार कर सभी शादी में से घर पर जल्दी आ जाते हैं। और अगले दिन जाती है हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। आज मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलवाऊंगा आज तुम्हें। नितेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ तुमसे। तो तुम्हारी माँ से मिलने की ना बहुत दिनों से इच्छा है मेरी, ताकि मैं उनसे मिलकर शादी की बात कर सकूं। हाँ तो चलो अभी घर चलते हैं। नितेश अपने साथ हिमांशी को घर लेकर जाता है, जो बहुत ही छोटा सा था। ना तो वहाँ पर फ्रिज था, ना ही टीवी, पंखा, कूलर, कुछ भी नहीं। और ये सब देखकर हिमांशी तो बेचारी दंग ही रह गई थी। अरे बेटा, तू बहू को घर ले आया? हाँ माँ, ये हिमांशी है। हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अरे बेटा, मुझे हिमांशी ना बहुत ज्यादा पसंद आई है। तुम ना इससे ना जल्दी शादी कर लो और इसको घर पे ना बहू बना के जल्दी ले आओ। नितेश, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है और मैं यहीं रहता हूँ और तुम्हें भी शादी के बाद यहीं रहना है मेरे साथ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी शादी के बाद? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बता दो मुझे। ओह माय गॉड, आज तक मुझे सब मिला, लेकिन मैंने फिर भी किसी चीज की कदर नहीं की। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? वो देखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे माफ कर दो नितेश, लेकिन इस छोटे से घर में तुम्हारे साथ मैं नहीं जी सकती। लेकिन हिमांशी, तुम तो कहती थी तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। क्या हुआ बेटा, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं माँ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है। नितेश, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हिमांशी को नितेश का घर देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। अब उसे लगता है कि उसकी भाभी तो सही कहा करती थी कि उसे चीजों की कदर ही नहीं है। उसके पास हमेशा से सब कुछ था, लेकिन उसने हमेशा से ही लाचारों वाली जिंदगी चुनी। और वो घर पहुंचती है। भाभी,
भाभी मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमेशा मुझे समझाया कि मैं अपना रहना सहना बदलूं, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात नहीं मानी। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी। मैं यही बोल रही हूँ कि हम अमीर हैं तो पैसों की बर्बादी करो, लेकिन उतना ही करो जितना तुम्हारे हाथ में हो। भाभी, मैंने एक लड़के से प्यार किया जिसका नाम नितेश है, और मैं आज उसके घर गई थी तो मुझे पता चला कि गरीबी क्या है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है, और उसने मुझे कहा कि शादी के बाद मुझे भी इसी घर में रहना होगा, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं अब उससे शादी नहीं करूंगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। भाभी, उसकी इतनी गरीबी देखकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे शादी कर लूं। ये गलत किया है तुमने। तुम्हें गरीबी को लेके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुमने जिस लड़के को पसंद किया होगा वो तुम्हें हमेशा ही खुश रखेगा। सरला एक दोस्त की तरह हिमांशी को समझाती है और उसे अच्छे पार्टनर के साथ रहने की सलाह देती है, और साथ ही उसे कहती है कि एक अच्छे पार्टनर की तरह वो नितेश का साथ दे ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके और जिंदगी में कुछ कर सके। हिमांशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नितेश के पास जाकर माफी मांगती है और शादी के लिए हाँ करती है, जिसके बाद हिमांशी का रंग रूप पूरी तरीके से बदल जाता है, जिसे देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। क्या बात है सरला, तुमने तो पूरी तरह से हिमांशी को बदल दिया। हाँ माँ, जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पाए वो इसने कुछ महीनों में कर दिया। उसे बस अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी, ताने मारने की नहीं। अब हिमांशी ने फिर कभी गरीबी की बात नहीं की और ना ही वो वैसी ही रही। सरिता रसोई में खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये देखकर सरिता अपनी बहुओं, बड़ी बहू मधु और छोटी बहू कोमल और तीसरी बहू पाखी, चौथी बहू किंजल और पांचवी बहू आंचल को आवाज लगाकर वहाँ बुलाती है और सबसे कहती है, अभी तो दिन भी नहीं हुआ और रसोई में कुछ खाना ही नहीं है। तुम पांचों ने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था क्या? मेरे बेटे को ऐसे ही भूखा भेज दिया क्या ऑफिस? नहीं तो माँ जी, हम सबने खाना बनाया तो था। मैंने आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। कोमल दीदी, आपने ही तो रखे थे ना पराठे, कहाँ रखे हैं? माँ जी को दे दीजिए। मैंने रखे तो थे, लेकिन जब मैं नहा के आई थी तो एक भी पराठा नहीं था। मुझे खुद इतनी भूख लग रही है। तुम पांचों को ही पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो अब एक दूसरे से पूछना बंद करो और जिसने पराठे खाए हैं खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे भी पता है हमारे घर में कौन भूखा बैठा रहता है। वो माँ जी हमने खाए हैं। दीदी, एक दो नहीं, कम से कम 20 पराठे से ऊपर थे। वो सारे आप दोनों ने अकेले ही खा लिए। हाँ, वो कल रात में ज्यादा पेट नहीं भरा था ना, और भूख भी लग रही थी, इसीलिए किंजल ने धनिया पुदीना की चटनी बना दी। एक एक करके हमने ही सारे पराठे खा लिए। अरे तुम तीनों की भूख कभी शांत होगी भी या नहीं? माँ जी, मैंने तो खाया भी नहीं है, आप मुझे क्यों सुना रही हो? जिसने खाया है आप उन्हें बोलो ना। हाँ मुझे पता है तूने नहीं खाया, लेकिन इन दोनों से अगर कुछ बचता तो वो तेरे ही पेट में जाता ना। अरे कितनी बार समझाया है तुम तीनों को, सबके खाने के बाद ही खाया करो, क्योंकि तुम तीनों की भूख इतनी जल्दी तो शांत होती नहीं है। अब हम क्या खाएंगे बताओ? माँ जी आप टेंशन मत लो, मैंने सबके लिए बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दिया है। और हाँ, थोड़ा नहीं काफी मंगवाया है कि सबका पेट भर सके और सबकी भूख शांत हो सके। पाखी, आंचल, तुम दोनों भी कुछ खा लिया करो, तुम दोनों के शरीर में कुछ लग जाएगा। इनकी तो भूख शांत होती नहीं, लेकिन तुम दोनों के शरीर में तो कुछ रहेगा ना। वो माँ जी, हमारा इतना खाना खाने का मन नहीं करता, तभी तो हम नहीं खाते हैं इतना। तुम दोनों खाती कहो? तुम दोनों को इन तीनों को खिलाना ही अच्छा लगता है ना। तुम दोनों सूखी इन भूखी का ही पेट भरती रह जाओगी, एक दिन तुम दोनों को ही खा लेंगी ये। सरिता अपनी पांचों बहुओं को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सरिता में तो जितनी हिम्मत होती है वो उतना ही कोशिश करती कि वो अपनी बहुओं को कुछ समझा सके, लेकिन उसकी बहुएं ऐसी ही रहती हैं। एक दिन पाखी और किंजल दोनों बाजार से सब्जी ले रहे होते हैं, तभी उनके पड़ोस के शर्मा अंकल उन्हें बाजार में देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे सरिता भाभी की बहुओं, तुम दोनों यहाँ बाजार में सब्जियाँ लेने आई हो क्या? जी अंकल जी नमस्ते, आप भी यहाँ सब्जियाँ लेने ही आए हो? हाँ, वैसे पाखी बहू, तुम्हें सच में सब्जियाँ खाने की जरूरत है, और किंजर बहू तुम तो बिल्कुल मत खाया करो। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। अरे कैसे होते जा रही हो? थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो। अंकल जी मोटी नहीं हूँ, बल्कि ये तो खाते पीते घर की निशानी होती है।
फिर तो वो तुम्हारे घर की जो 2 बहुएं हैं ना, वो तुम्हारे घर की नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी सूखी है, मरियल टाइप की है। अरे उनको देख के तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पंखा भी चलाऊं ना तो कहीं उड़ ना जाए दोनों। अंकल जी सूखी नहीं है हम में भी बहुत जान है, बस इनकी तरह खा खा कर मोटी नहीं बनना। वो तो अंकल ने खुद ही बता दिया कि सूखी हो आप। ज्यादा मत बोलो तुम, मुझसे छोटी हो। आप तीनों तो इतनी भूखी हो कि ट्रक भरकर भी कुछ खाने को मिल जाए ना तो वो भी आप दोनों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे अरे तुम दोनों अब झगड़ा क्यों करने लग गई? हम तीनों बाजार में ही हैं अभी, इस बात का ध्यान रखो। चलो मैं तुम दोनों को कुछ खिला देता हूँ, चलो चलते हैं। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पानी पूरी खाओगे? अरे नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, चलो दोनों खाने के लिए। अरे तुम्हारे अंकल जी खिला रहे हैं, चुपचाप खा लो। इतना बोलकर शर्मा जी दोनों को अपने साथ पानी पूरी खिलाने लेकर चले जाते हैं और वो तीनों पानी पूरी खाते हैं। लेकिन पाखी और किंजल दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जो कि वो उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दोनों आपस में बात करके वापस से सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और यूं ही कुछ दिन बाद सरिता अपनी पड़ोसन रेखा के घर लड्डू देने गई होती है और रेखा से बोलती है, अरे रेखा, जरा इन लड्डू को अपनी फ्रिज में संभाल कर रख लियो, शाम को मैं लेने आऊंगी। क्या हुआ सरिता, तेरी फ्रिज खराब हो गई है क्या? फ्रिज तो सही है लेकिन मेरी बहुएं ही खराब निकल गई। अरे घर में 3-3 भूखी बहुएं बैठी हैं, उनकी नजर में ये लड्डू आ गए ना तब तो हो गया काम। ये बात तो तू सही बोल रही है। उनकी नजर में अगर लड्डू का डब्बा आ गया तो बस लड्डू का डब्बा ही बचेगा, क्योंकि लड्डू तो तेरी बहुओं के पेट में ही जाएंगे ना। हाँ अब क्या ही करूँ मैं, 2 बहुएं हैं जिनके पीछे लगी रहती हूँ कि कुछ खा लिया करें, सूख के काटा हो रही हैं, और बाकी की 3 है कि कुछ खाने को छोड़ती ही नहीं है। तभी तो आस पड़ोस के घर में खाना छुपाना पड़ता है मुझे। चल ठीक है, मैं रख दूंगी लड्डू। सरिता रेखा के घर से चली जाती है। ऐसे ही भूखी और सूखी बहुओं से सरिता का घर चल रहा था। कुछ दिनों बाद सरिता का बेटा अंकित सरिता से बात करते हुए बोलता है, माँ आपको पता है मेरे ऑफिस वाले कॉमन रेस करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन इसमें ना 20 से 30 साल की लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। फिर तो हमारे घर की 5 बहुएं हिस्सा ले सकती हैं। नहीं माँ, हमारे घर से बस 2 ही बहुएं हिस्सा ले सकती हैं, क्योंकि इसमें ना वजन भी मायने रखता है, और उन दोनों को तो आपको पता है ना वो कितनी कमजोर है, सूखी हुई है, वो रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है? तो अब क्या होगा? ऐसे तो हमारे घर की एक भी बहू रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। माँ अब मैं क्या ही करूँ, पाखी और आंचल रेस में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली है। मुझे तो नहीं लगता वो रेस में 4 कदम भी भाग पाएंगी। अरे आप दोनों ये कैसे बोल सकते हो कि आंचल और पाखी रेस में हिस्सा नहीं ले सकते? वो सूखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रेस नहीं लगा सकती। बहू तू क्या बकवास करे जा रही है? तू क्या अपनी देवरानी को जानती नहीं है? इतनी पतली है दोनों, कैसे रेस में हिस्सा लेंगी? कहीं बेहोश हो गई ना तो हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकित जी आप इन दोनों का रेस में नाम लिखवाओ और देख लेना यही दोनों रेस भी जीतेंगी। आपको विश्वास भले ही ना हो, लेकिन मुझे मेरी सुखी देवरानी पर पूरा विश्वास है। मधु अपने पति को पाखी और आंचल का रेस में नाम लिखवाने को बोल देती है और ये सारी बातें बाकी की 4 बहुओं को भी बता देती है। उसके बाद मधु, कोमल और किंजल तीनों मिलकर पाखी और आंचल को रोज हेल्थी खाना खिलाने लगते हैं। रेस का दिन आ जाता है। उस दिन पाखी और आंचल दोनों सबके साथ रेस के लिए गई थी, लेकिन मधु, किंजल और कोमल घर में रहती है और उनके जीतने के लिए तीनों ने व्रत रखा था। शाम को दोनों बाकी सब के साथ घर आते हैं। दोनों के गलों में मेडल था और हाथ में मिठाई का डब्बा। सरिता बाकी तीनों को मिठाई खिलाने जा ही रही थी कि तभी किंजल सरिता को रोकते हुए कहती है, माँ जी हम तीनों ने व्रत रखा है। हाँ माँ जी हमारा व्रत है, हमने इन दोनों के लिए व्रत रखा है कि ये दोनों रेस जीत जाए। दीदी आपका व्रत कामयाब रहा, आंचल रेस में फर्स्ट आई है और मैं सेकंड। बहुओं तुम 5 को एक दूसरे पर इतना विश्वास था तभी ये सब हुआ। तुम तीनों भूखी बहुओं ने व्रत रखा और तुम दोनों सूखी बहुएं रेस जीत गई। सरिता और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि भूखी और सूखी 5 बहुएं वो काम भी कर सकती हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस करती थी।